में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बजे की 5 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर एक्शन किया गया है। बड़ी संख्या में 15 से ज्यादा बुलडोजर वहां पर पहुंचा और देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यानी उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब दिल्ली में नजर आ रहा है। इससे पहले अलग अलग राज्यों में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, अब दिल्ली में बुलडोजर एक्शन किया गया है और फैज़े इलाही मस्जिद के सामने ही ये अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था और उसी को देखते हुए एमसीडी द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और जब पुलिस वहां पर बड़ी संख्या में देर रात पहुंची तो जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई और पुलिस द्वारा तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन वहां पर किया जा सका। और पुलिस का दावा है कि इस एक्शन के दौरान जिस तरह से पत्थरबाजी हुई उसमें 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से रात में बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, वहां पर जो आसपास की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसमें देखा जा सकता है कि जिस तरह से अतिक्रमण वहां पर किया गया था, अवैध तरीके से वहां पर किया गया था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। और एमसीडी का कहना है कि पहले से ही पूरी तैयारी की जा रही थी। पुलिस द्वारा भी जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर ग्राउंड पर मौजूद थे और तुर्कमान गेट वही गेट है जहां पर जब लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था तो जो आतंकी उसमें शामिल था वो वहां पर पहुंचा था और तकरीबन 10 से 15 मिनट के आसपास वो वहीं पर मौजूद था। और इसके अलावा अगर हम फैज़े इलाही मस्जिद की बात करें तो वहीं पर पास में रामलीला मैदान भी है जहां पर अलग अलग रैलियां बड़ी संख्या में की जाती हैं। इसके अलावा जनसभाएं भी होती हैं और वहीं पर पास में तुर्कमान गेट के पास ये अतिक्रमण हटाया गया है, बुलडोजर का बड़ा एक्शन किया गया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कल ड्राफ्ट सूची को सबके सामने लाया गया और उसमें ये बताया गया कि 2,89,00,000 से ज्यादा वोटर्स जो हैं उनके नामों को काटा गया है। अब ये देखा गया कि जो सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं वो बड़े शहरों के हैं। वहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम कटे हैं, जिसमें अगर हम चाहे लखनऊ की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें या फिर अगर हम गाजियाबाद की बात कर लें, तो आखिर बड़े शहरों में ये जो सबसे ज़्यादा वोटर के नाम कटे हैं, इससे किस पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वोट ज़्यादा होते हैं और ग्रामीण इलाकों में विपक्ष का वोटर जो होता है वो बड़ी संख्या में होता है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि क्या शहरी क्षेत्रों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे वोटर कम जागरूक थे, जिन्होंने बीएलओ के पास अपने फॉर्म को नहीं पहुँचाया। लेकिन ये बात तमाम लोगों को आश्चर्य में डाल रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, ड्राफ्ट सूची सामने आ गई और बड़े शहरों में सबसे ज्यादा नाम कट चुके हैं। राजनीतिक पार्टियों को भी ये चिंता सता रही है कि ये जो नाम काटे गए हैं, 2,89,00,000 तो ऐसे हैं जो अब कभी वोटर नहीं बन सकते, लेकिन 1,03,00,000 ऐसे हैं जो अभी भी वोटर बन सकते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं कि इन सभी नामों को दोबारा जुड़वाया जा सके। कहां पर कमी रह गई है इसको लेकर उन्होंने अपनी टीमों को भी ग्राउंड लेवल पर उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही चल रहा है कि बड़े शहरों में सबसे ज्यादा नाम कटने पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? एआई जहां नौजवानों की पहली पसंद बना हुआ है, वहीं सरकारी दफ्तरों में भी एआई का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि जो भी कर्मचारी एआई के प्रयोग में अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देंगे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। सरकार के इस ऐलान के बाद सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और सभी लोग एआई सीखने की होड़ में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के दौर में अब कागज़ों का काम धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, हर जगह कंप्यूटर अपना काम कर रहा है और कागज़ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या एआई सीखना है, क्योंकि वो आज भी पुराने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर से दूर हैं।
ऐसी सूरत में अब सभी को एआई सीखना होगा और अपने दफ्तरों में एआई के जरिए काम करना होगा। हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गोदाम से छापेमारी करते हुए 500 ड्रम से करीब 15,000 किलो शहद बरामद किया है। शहद में चाइनीज सिरप के इस्तेमाल होने की सूचना थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि शहद को मिलावट कर आसपास के क्षेत्र में बेचा जा रहा था। वहीं सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम गोदाम में पहुंची और सैंपल जांच के लिए भेज दिए। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि लंबे समय से हरियाणा से शहद हापुड़ में मंगाया जा रहा है और हापुड़ से उसे आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को ये भी सूचना थी कि उस शहद में चाइनीज सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइनीज सिरप का इस्तेमाल करने से ऐसा पता नहीं चल पाता है कि उसमें मिलावट की गई है और वो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक वाला होता था। इसी सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर से एक गाड़ी का पीछा किया जिसमें शहद था। गाड़ी का पीछा करने के बाद वो गाड़ी जब थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के नवीन बंडी के पास पहुंची तो उस गाड़ी को खाद्य सुरक्षा विभाग की 4 सदस्यीय टीम ने पकड़ लिया और उसे गोदाम पर ले जाया गया। गोदाम खोलकर जब देखा गया तो वहां पर भारी मात्रा में ड्रम मिले जिनमें शहद था। करीब 500 ड्रम में 15,000 किलो शहद था। शहद देखने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के भी होश उड़ गए और इस पूरे मामले में शहद के जो सैंपल थे वो जांच के लिए भेज दिए। इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सभी शहद को सीज कर दिया है और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने तक शहद सीज रहेगा। वहीं गोदाम मालिक का कहना है कि उसने हरियाणा से वो शहद मंगाया था और आंध्र प्रदेश भेजा जाना था, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का दावा है कि उस शहद में मिलावट की गई थी और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसकी सूचना लगातार मिल रही थी। वहीं सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो शहद था उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं था और खाली ड्रम मंगाए गए थे और उसमें शहद भरकर आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले में ड्रम को सीज कर दिया गया है और शहद को भी सीज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उस शहद में किस चीज की मिलावट की गई थी। CGST घूस कांड में CBI के अधिकारी झांसी में काले कारोबार के लगातार खुलासे में जुटी हुई है। 30 दिसंबर को पहली बार ताबड़तोड़ छापे मारने के बाद 3 अधिकारियों को अपनी हिरासत में ले लेती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी, अधीक्षक अजय शर्मा के नाम शामिल रहते हैं। इसके अलावा एक वकील और एक व्यापारी का नाम भी शामिल रहता है। तीनों को हिरासत में लेकर फिलहाल अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। साथ में तीनों अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। फिर भी CBI झांसी में हर रोज गोपनीय तरीके से आ रही है और कुछ नया खुलासा करके जा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कई टीमें CBI की ऐसी हैं जो प्राइवेट गाड़ियों से और प्राइवेट 2 व्हीलर से ही घूम रहे हैं, जिससे व्यापारियों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है ये छापा मारने आए हैं या हमारे यहाँ कोई ग्राहक आया है। और साथ में जानने की कोशिश करते हैं कि जो CGST के तार हैं वो किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल में अभी अनिल तिवारी का एक खुफिया चैम्बर सामने आया है, जिस चैम्बर की चर्चा पूरे झांसी में हो रही है। यह चैम्बर नगर निगम की बिल्डिंग के सामने माउंट प्लाजा में बना है। इस चैम्बर से ही सारे काले कारोबार को संचालित किया जाता था। इस चैम्बर में अनिल तिवारी का भाई बैठता था, जिसके साथ एक कारोबारी पार्टनर है। उस कारोबारी के साथ मिलकर अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की एक टीम बनाई गई थी। वो टीम अधिकारियों पर दबाव बनाती थी। साथ में बड़े बड़े ठेके लिए जाते थे और जो जमीन के विवादित काम है उनको निपटाया जाता था। उन कामों में पैसा लगाया जाता था। कोड़ियों के भाव ये जमीन को खरीदते थे और महंगे दामों में बेचा करते थे। जमीनों का इनका काला कारोबार झांसी से लेकर मध्य प्रदेश तक शामिल है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी तादाद में पैसा लगा रखा था और जो जिसके अब CBI को डिजिटल सबूत मिले हैं, उन डिजिटल सबूतों के आधार पर CBI कई नए खुलासे भी कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी के अलावा खनन में भी इनका पैसा लगा था और सट्टा के कारोबार में भी इनका पैसा लगा हुआ था।
जिसकी भी जांच चल रही है और जांच के आधार पर कई नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इनके राजनीतिक संबंध भी बताए जाते हैं, जिनकी भी सीबीआई तलाश कर रही है। सारे मामलों के अलावा जो अनिल तिवारी के बैंक अकाउंट हैं और जो बैंक के लॉकर हैं, उनमें भी सीबीआई की नज़र है। अजय शर्मा का बैंक का लॉकर जो पकड़ा गया था, उनमें 1,07,00,000 रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा एक बैंक का लॉकर ऐसा था जो परिजनों के साथ ज्वाइंट था, जिससे पैसा निकाल लिया गया था। उस पूरे मामले की भी सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल अब जांच के आधार पर नए खुलासे होने वाले हैं। चले अब खबरों को